लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो आपका लास्ट सेक्शन जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद है, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। याद आया बच्चों आप लोग को? जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज दी रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। यही पढ़ाया था मैंने बच्चों आपको, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आज की क्लास में पहले उतने हिस्से पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उसी सेक्शन पे आप ये समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम लोग। और जो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे वो छोटे से ही शुरू है, आसान आसान क्वेश्चंस ही होंगे, बट धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, तुम लोग को रिजल्ट तो याद है ना? मैंने इनफैक्ट क्लास में हम लोगों ने ए का रिजल्ट लिखा था, अगर आपको याद हो। वो था ए का रिजल्ट था जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फ्रिक्शन का रिजल्ट था एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। के रेडियस ऑफ गायरेशन था, तरीका भी बताया था निकालने का। और ये भी मैंने बोला था कि जो फ्रिक्शन है 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहां से म्यू लेस देन इक्वल टू क्या था बेटा? ये tan थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। याद करो आप लोग, कुछ ऐसा किया था ना हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो ये याद है रखिएगा, रिजल्ट थोड़ा यूजफुल रिजल्ट है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉजिकल भी हैं उसमें कुछ, बट ध्यान से बच्चों करना। ठीक है, ओके स्टार्ट विद बच्चों। मैं क्वेश्चन असाइनमेंट से ही उठा रहा हूं, इनफैक्ट ले रहा हूं, तो देखिएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 20। दो क्वेश्चन मैं एक साथ दे रहा हूं, इलिस्ट्रेशन 20 और 21। ट्राई टू सॉल्व दिस वन बच्चों। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, illustration 20 and illustration 21. Try to solve this one बच्चों। दोनों ही बेसिक से क्वेश्चन है, बस सही से करना बच्चों। आप जस्ट टेक योर टाइम और अच्छे से करिएगा। But the illustration number 20 and illustration number 21. The questions are illustration 20 and illustration number 21. Both are the easy one बेटा, कोई मुश्किल नहीं है।
क्वेश्चन बेटा समझ आ रहा है आपको? ये 20th अगर मैं बात करूं तो 20th में अगर हम देखें तो कह रहा है सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर एंड डिस्क ऑल हैविंग द सेम मास रेडियस आर प्लेस्ड इन द टॉप ऑफ द सेम प्लेन रिलीज लीस्ट टाइम विल बी टेकन रीचिंग द बॉटम बाय। ये क्वेश्चन में स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से कहानी बदल गई है। ये देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से फर्क जानते हो क्या पड़ा? फ्रिक्शन तो होगा नहीं। फोर्स के नाम पे केवल इस पे इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इधर लगेगा mg cos थीटा एंड हियर इट शुड बी बच्चे नॉर्मल, हियर इट शुड बी नॉर्मल, इधर नॉर्मल लगेगा। ओके, नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा और इस डायरेक्शन में तो केवल और केवल mg sin थीटा लगेगा। ठीक है, mg sin थीटा लगेगा। क्लियर हो गया आप सभी लोग को? ये इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा। अब आप देखिए जरा, एक्सेलरेशन अगर मैं देखूं तो सबके लिए g sin थीटा आएगा, सबके लिए, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं। इसीलिए बेटा बोल रहा ना लीस्ट टाइम विल बी टेकन इन रीचिंग द बॉटम। बेटा जब सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है तो यहां से यहां तक आने का टाइम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों के लिए टाइम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये टाइम बेसिकली यहां पे सेम आएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इलिस्ट्रेशन 21 पे अटेम्प्ट कर लिया है क्या बच्चों तुम लोगों ने? ये भी कर रहे हो? ये बता दो तो मैं फिर सॉल्व करूं कि ना करूं अभी। जस्ट टेल मी बच्चों, यू नीड टू रिप्लाई। चलो दैट्स गुड। मैं बस बता देता हूं इसमें एक्चुअली जो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं, इसके बाद अगला सवाल दूंगा, वो एक स्टेप बहुत बढ़िया सवाल होगा। फिलहाल तो तुम इसको देख लो। मैं यहीं पे अगर बात करूं ना बेटा, देखना जब फ्रिक्शन भी आ जाएगा तो ये यहां पे म्यू mg cos थीटा भी लगेगा, यहां पे म्यू mg cos थीटा भी लगेगा, समझे? और आपसे एक लाइन बड़ी साफ साफ बोली है कि ऑल हैविंग सेम मास रेडियस टॉप ऑफ द रिलीज and the friction coefficient between the object and the incline are same and not sufficient to allow pure rolling. Not sufficient to allow pure rolling मतलब pure rolling नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है। और जब बच्चों ये बात क्लियरली बोल दी है ना प्योर रोलिंग नहीं कर रहा, तो ये स्किड करता हुआ जा रहा है, स्किड करता हुआ। ऐसा नहीं है कि इसके पास ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा होगा, लेकिन यहां पे स्लिपिंग हो रही होगी, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो जब ये स्किड करता हुआ जाएगा ना बेटा, जब ये स्किड करता हुआ जाएगा तो जब ये स्किड करता हुआ जाएगा तो फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। और आप फिर से एक्सेलरेशन देखो जरा, सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन आएगा, डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा, पीछे माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय मास। और तुम a देखोगे ना बेटा, ये आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। और तुम देख सकते हो बेटा ये एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर से जब एक्सेलरेशन सेम है तो टाइम सेम लगेगा। काफी लोगों ने मुझे आंसर दिया है कि कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, बट बेटा जिनसे नहीं हुआ है ना वो आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस वन, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया आप सभी लोग को? चलो दैट्स गुड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो अच्छा वाला अब है जिसके लिए मैं ये तुमको करवा रहा था, और वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 22। बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 22, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इलिस्ट्रेशन 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसे प्रॉपरली टाइम दीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, मैं उसको डिस्कस करूंगा। जस्ट टेक योर टाइम, आप पूरी कोशिश करिएगा बिना सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन मत देखने लगना भाई। फ्रिक्शन का जो एक रोल है उसको आप समझेंगे इससे, और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा अभी।
बहुत कुछ सिखाएगा अभी बेटा ये आपको। बेटा उसके नेक्स्ट वाला साक्षी, उसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन, मतलब मैंने दिया है इलिस्ट्रेशन 22, इलिस्ट्रेशन 22 बेटा। दैट्स गुड, काफ़ी लोगों ने किया है, 4-5 लोगों ने तो कर दिया, ये बड़ा अच्छी बात है।
वैसे इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चा, और अब जो क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे रिलेटिवली अच्छे होंगे। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो बहुत अच्छा है, और तुम्हें सही बताऊं तो ये जो तीनों ही क्वेश्चन है ना 20, 21, 22 मैंने एज इट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से उठा के डाले, एज इट इज क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में, और मुझे ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको शीट में डाल दिया। इलस्ट्रेशन 22 देखो जरा, आप बेटा इसको समझना है, जिससे भी नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब आप समझिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है ये। कहता है इन प्रीवियस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन विल बी अचीव्ड बाय। देखिए ये कहानी कुछ ऐसी है, और आपसे ये कहता है जब यहां पर आ जाता है तो किसके पास स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, किसके पास स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, ये पूछा आपसे। और ऑप्शन में आपको वही सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क ये दिया हुआ है, आप समझिएगा बेटा। जब ये यहां पर आएगा तो मैं कह रहा हूं ये एच डेप्थ पे है, तो सबके लिए डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा, या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी छोड़ो दो, मैं इसको सीधे सीधे पूरा उससे लिख दे रहा हूं। रुको जरा बेटा एक मिनट। अब हमसे क्या कह रहा है ये, हमसे कह रहा है बेसिकली अगर आप बात करो तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। मैं कह रहा हूं ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। और इलिस्ट्रेशन नंबर 21 में हमने एक बात तो बिल्कुल क्लियरली लिख दी थी, एक बात तो हमने बिल्कुल बेटा क्लियरली लिख दी थी कि एक्सेलरेशन सभी का सेम होगा। जब एक्सेलरेशन सेम होगा ना तो मैं थर्ड इक्वेशन से ये कह सकता हूं बेटा, एक्सेलरेशन अगर सेम है ना तो मैं थर्ड इक्वेशन से कह सकता हूं, सॉरी रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन जो भी कह दो, जो वैल्यू भी है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, यहां से यहां तक आने के लिए जो वेलोसिटी होगी ना, लीनियर वेलोसिटी, वो सेम होगी। मतलब ये जो v आएगा ना वो तीनों के लिए सेम आएगा, तीनों के लिए। और रीजन सबसे बड़ा उसका ये है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, सेम था। ठीक है, ये कहानी थी। कंपैरिजन अगर हमें करना है ना तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, इस हिस्से पे फोकस करना पड़ेगा, इस हिस्से पे फोकस करना पड़ेगा। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस वन बेटा, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस वन। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, हम इसी पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आई के लिए बात करता हूं। पिछली क्लास में जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, मैं उसी पे आता हूं। आई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, m² याद है, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई की वैल्यू m² ये लिख सकता हूं मैं। ओके, उसके बाद देखिए, आप चाहो तो आई के टर्म्स में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई के टर्म्स में भी लिख दूंगा, आप आई की कंपैरिजन कर लेना। अब आई ये आ गया। अब देखो जब ये नीचे स्किड कर रहा है बच्चे, जब ये स्किड कर रहा है तो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा था इसके ऊपर, और फ्रिक्शन क्या देगा, इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई, फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई। और ध्यान रखिएगा फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा थी, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके लिए सेम है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, म्यू एम जी कॉस थीटा, चाहो तो रख सकते हो तुम यहां पे। अब तुमको अल्फा मिल गया, यहां पर जब ये ओमेगा आएगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी बेटा अल्फा टी होगा। अब देखो मैं यहां वापस लिखने जा रहा हूं, k इज इक्वल टू हाफ mv²। बेटा ये तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये सबके लिए सेम है। अब आप देखना हाफ आई ओमेगा की वैल्यू, मैं ओमेगा की वैल्यू लिखने जा रहा हूं अल्फा टी, और अल्फा ये है तो मतलब फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई, ये हो गया अल्फा इंटू टी। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था 21 में कि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम सबका सेम है, ये देखो। तो बेटा कंपैरिजन में इसकी तो हमें जरूरत नहीं, मैं इस पे ही फोकस कर दे रहा हूं, इस पे केवल इस पे फोकस कर रहा हूं, इस पे ये टर्म क्या बचेगा। ठीक है, मैं इसको k नॉट कह दे रहा हूं, बेटा ये सेम है सबके लिए, इस पे कोई मतलब नहीं इसको लिखने का बार बार। अब इस पे देखो क्या बचेगा,
बेटा नीचे आई स्क्वायर है, ऊपर आई है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इंटू आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 आई, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसमें के नॉट सबके लिए सेम है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg cos थीटा सबके लिए सेम है, आर सबके लिए सेम है, टाइम सबके लिए सेम है। जिसके लिए आई मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जिसके लिए आई मिनिमम होगी उसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। नाउ यू मे चेक फ्रॉम दिस रिलेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, और आप यहां से निकाल के देख लो। मैं इसीलिए बेटा इसको अच्छा क्वेश्चन कह रहा हूं बार बार। मुझे ये बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कैलकुलेट किया है, क्या उन्होंने यही तरीका यूज किया जिन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया? मेरे पास कम से कम 7 से 8 लोगों ने आंसर दिया हुआ है, 7 to 8 स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है। तो बेटा तुम लोगों ने यू हैव रियली डन वेरी वेल, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल सवाल है, बट तुम लोगों ने अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए क्वेश्चन अभी काफी अच्छा सवाल था ये। और बेटा बाकी लोगों को क्लियर हो गया है, जितने लोगों को डाउट था बच्चों, ये जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट था, क्या वो क्लियर हो गया है बच्चों आप लोगों को? ऐसा कोई क्लास में तो नहीं जैसे इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो? बेटा किसी को प्रॉब्लम हो तो यू नीड टू आस्क, बेटा जरूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली इसको बेटा बता दूंगा। एक क्वेश्चन और मैं दूं, सॉल्व करो जरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूं। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का सेकंड क्वेश्चन, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का सेकंड क्वेश्चन। आई रिपीट बेटा, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का सेकंड क्वेश्चन। हर्ष लो या पूछ लो। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा एज इट इज तो बहुत कुछ यूज मैंने भी नहीं देखा है, ऑनेस्टली बोलूं। रेडियस ऑफ गायरेशन का हम एज इट इज तो बहुत ज्यादा यूज मैंने नहीं देखा है। बस वो लोग ये मानते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, बस ये कंपैरिजन किया जाता है कि पूरा सॉलिड स्फीयर हो, या जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन लास्ट टर्म पे मैंने √2/5r निकाला था। तो ये बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन ये बोलता है कि एक्सेस से अगर हम कोई पॉइंट मास रख दें सेम मैग्नीट्यूड का, तो वो आर की वैल्यू रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है, जो कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करते हैं। एक तरीके से डेफिनेशन ही है वो। फिजिकल इंटरप्रिटेशन या ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन मैंने अलग नहीं बहुत देखा है इसका अब तक, मैंने यहाँ पे रियलाइज किया अब तक। बाकी कोई बहुत अगर अलग कोई चीज हो तो कांट हेल्प इट, बट एज इट इज तो मैंने तो नहीं देखा बेटा इतने टाइम में। ठीक है, तो अब इसको बस इतना ही देख के चलिए कि अगर इफ वी आर गेटिंग रेडियस ऑफ गायरेशन द वैल्यू ऑफ आई शुड बी mk²। ओके, जो क्वेश्चन मैंने दिया बेटा उसे कोशिश करिए सॉल्व करने की। इट इज अप्रिशिएबली अ गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का सेकंड क्वेश्चन बेटा, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का सेकंड क्वेश्चन। चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कितना टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा अभी। सेकंड क्वेश्चन, दो केस है ना, एक ये स्मूथ है, ये रफ मान लो। स्मूथ में तो सीधे सीधे बेटा यहां से यहां आएगा ना, तो एच डेप्थ अगर नीचे गया है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। स्मूथ वाले में, वैक्स का मतलब स्मूथ हो गया ना बेटा, उसमें ओमेगा नहीं आ पाएगा। और जानते हो क्यों नहीं ओमेगा आ पाएगा? क्योंकि ओमेगा के लिए तो फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं। रोटेट कौन करता? रोटेट तो फ्रिक्शन ही करता ना, रोटेट तो बेटा फ्रिक्शन ही करता ना, और तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है, और तो कोई कर नहीं सकता। यहां पर क्या होगा कि जब ये यहां पर आएगा तो इसके पास वेलोसिटी और ओमेगा दोनों होगी, और मैं इक्वेशन लिखूंगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv डैश स्क्वायर प्लस हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। बेटा ओमेगा इसके लिए लिखा है मैंने, और इसी में हमें पता है कि v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, देखो, सॉलिड रिंग रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग एंड दैट एट इट स्पीड एट द बॉटम इज वी नॉट विदाउट स्लिपिंग। तो बेटा ये मैंने वी डैश जो लिखा है ना, ये वी डैश की वैल्यू वी नॉट है, क्वेश्चन में दे रखा है। जो वी डैश मैंने लिखा है ना बेटा, ये वी नॉट है। आप देखो क्वेश्चन में वी नॉट दिया है इसकी वैल्यू। ओके, फिर कहते हैं नाउ द इंक्लाइंड इज वैक्स। तो वैक्स करने से स्मूथ हो गया तो ओमेगा नहीं आएगा। यहां पर जब ये आएगा ना तो इसके पास केवल और केवल क्या होगी? वेलोसिटी होगी। सॉलिड स्फीयर है बेटा, गलती से रिंग लिखा हुआ, देखो उसमें लिखा ना सॉलिड रिंग। अब रिंग सॉलिड का मतलब तो कुछ नहीं हुआ ना बच्चों। मेरी बात समझ आई क्या बच्चों? ना वैसे काफी लोगों ने कर लिया, इट इज अप्रिशिएबल। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया। चलो दैट्स वेरी वेरी गुड बेटा। फ्रिक्शन का रूल बड़ा अच्छा है यहाँ पे, समझ आ गया बच्चों ये? अच्छा, इसका एक और बढ़िया सवाल देता हूँ। अब तुम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आंसर किया इसको, इट इज अप्रिशिएबल। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, और ये क्वेश्चन रिलेटिवली एक स्टेप अच्छा है, मतलब ये इसका छोटा वर्जन, उसका एक बड़ा वर्जन दे रहा हूं, एंड दैट इज 12th क्वेश्चन, पेज नंबर 21 इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का 12th क्वेश्चन। बेटा इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का 12th क्वेश्चन, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का 12th क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करना, इसकी बड़ी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही है बट एक स्टेप अच्छा क्वेश्चन है। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी का 12th क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन बच्चों, ट्राई टू सॉल्व दिस वन।
ध्यान से करना बेटा, इस क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप बेटा आप इस क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं। पूछना है बेटा ये क्वेश्चन किसी को? चलो देखो, जैसे ये क्वेश्चन जानते हो, इससे एक स्टेप अच्छा था, लेकिन ये क्वेश्चन होने के बाद ही आसान था। अगर मैं ये जो क्वेश्चन है ना कौन सा डायरेक्टली तुमको देता तो ये ज्यादा मुश्किल था, बट इसके बाद मुझे लगता था कि तुम कर लोगे, इसीलिए मैंने दिया भी तुम्हें। देखो 12th वाले को
अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान देना बेटा जरा अच्छे से इसको, ये यहां पर स्फीयर है, आधे में देखो इतने में तो फ्रिक्शन है, ठीक है, और ध्यान देना, और इतना स्मूथ है, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां आएगा ना, यहां तक, तो यहां पे V होगा और ये ओमेगा V होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है। और तुमसे साफ साफ बोला है कि अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम A टू B, ये A, ये B और ये C मतलब तुम ये मान लो दिस इज C मतलब ये, ठीक है। अब यहां तक तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा। मैं बेटा इसको H कह रहा हूं और इसको भी H कह रहा हूं। क्यों मैं H और H कह रहा हूं, समझ आता है क्या ये? क्यों मैं इसको H और H कह रहा हूं, क्लियर हो रहा है ये चीज? रीजन बड़ा सिंपल सा है, रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि उसने बोला है कि आधा है ये हाफ और ये भी बचा हुआ हाफ है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो फिर मैं क्या लिख दूं, देखो पहली यहां से यहां के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं बेटा, हाफ सॉरी इनफैक्ट आई शुड राइट mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, बेटा ये क्या दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर ना, तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू v बाई आर का, या मुझे एक काम करो ना, मैं v बाई आर नहीं ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूं। और अपने को यह भी पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करेगा। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है आप सभी लोगों को? ठीक है, ये पहली कहानी यहां तक हुई बेटा। इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसके बाद शुरू हुआ, इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसके बाद शुरू हुआ क्योंकि यहां से फ्रिक्शन गायब हो गया, फ्रिक्शन। अब तुम ये देखो, जब यहां फ्रिक्शन लग रहा था ना, इसकी वजह से इसको अल्फा मिल रहा था और ये अल्फा ही ओमेगा प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा टी। जब तक अल्फा नहीं होगा तब तक ओमेगा आएगा नहीं। तो ये फ्रिक्शन की वजह से अल्फा आ रहा था और अल्फा क्या कर रहा था, ओमेगा प्रोड्यूस कर रहा था। यहां पर आने के बाद जानते क्या हुआ, फ्रिक्शन गायब हो गया। फ्रिक्शन गायब हो गया तो कोई अल्फा नहीं दे सकता, मतलब कोई ओमेगा नहीं आएगा। अल्फा 0 हो गया ना तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो जब ये यहां से यहां आएगा तो वेलोसिटी इसकी जानते हो मैं क्या लिख दे रहा हूं, v डैश, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी जो यहां पर है। एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी जो यहां पर है, सेम रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अल्फा नहीं आएगा तब तक ओमेगा बदलेगा नहीं। तो ओमेगा जो पहले था वही बाद में रहा, और यही इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। ठीक है, मैं एनीमिक आता हूं, एक मिनट जरा। क्या ये इतनी बात समझ आ गई आप सभी लोगों को? ठीक है, और अब देखो जरा यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन। अब मैं यहां से यहां कर रहा हूं, सीधे यहां से यहां के लिए mg इंटू 2h इज इक्वल टू हाफ m v डैश का स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ये है ना ओमेगा स्क्वायर। और बेटा ओमेगा वही है जो पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है मैंने, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन में जानते हो क्या निकालने को बोला, अपने को बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब अपने को निकालना है हाफ mv स्क्वायर, सॉरी हाफ mv स्क्वायर अपॉन हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये रेशियो चाहिए। तो बेटा तुम यहां से इन तीनों इक्वेशन से v बाई आर का इक्वेशन निकाल दो। सॉरी मैंने गलती कर दी, ये v डैश होना चाहिए, ये v डैश फाइनल का पूछा था। तो तुम यहां से इन तीनों इक्वेशन से v डैश बाई ओमेगा का रेशियो निकाल लो। तुम इन तीनों इक्वेशन से v डैश बाई ओमेगा का रेशियो निकाल के यहां प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, मैंने इतना ही किया है, ठीक है। समझ आया बच्चों? वैसे जो कुछ बच्चों ने किया था क्या यही किया है, कुछ और कर दिया? निकालो जरा।
नहीं नहीं बेटा, तुम ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें क्या लिखा है, यहां से यहां तक की हाइट h ली है, यहां से यहां तक की हाइट h ली है भाई। तुम ये क्यों पूछ रहे हो हर्ष हुड्डा? ये mgh/2 नहीं बेटा, mgh ही होगा। मैंने एक्चुअली 2h ले लिया टोटल हाइट। हर्ष, क्या मेरी बात समझ आ रही है कि अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है, अनिमिश मैं अभी तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, अभी वेट कर लो जरा, इनको आंसर निकाल लेने दो। तुम्हारा क्वेश्चन वैसे अच्छा है अनिमिश। बेटा जरा निकाल के देखो इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी लोग भी। बेटा कैलकुलेशन जरा करके देखो, क्या आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो? अभी किसी ने निकाला हो तो जरूर बताना मुझे बच्चों। कैलकुलेशन कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कि मैं फालतू ही वेट कर रहा हूं? नहीं, मुझे ये बताओ क्या अभी निकाला है बेटा? अभी, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर्षित अभी निकाला, ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है बेटा, आई होप ये तुम लोगों ने समझ लिया हो। वैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, और ये क्वेश्चन मैं सबको फॉरवर्ड भी कर रहा हूं, ठीक है? मैं सबको दे भी रहा हूं। जैसे भावेश जन, पहले तो तुम्हारा सवाल का जवाब दे दूं। फ्रिक्शनलेस पार्ट है, फिर भी बी रोटेट कर रहा है। बेटा बी के पास पहले से ही ओमेगा आ चुका है, ये देखो ना बेटा, फ्रिक्शनलेस है, इस वजह से बी ओमेगा बदल नहीं रहा है। अगर फ्रिक्शन होता तो ओमेगा और चेंज होता,
अब क्योंकि यहां से यहां तक आने तक ओमेगा पहले ही आ चुका था, तो ओमेगा बदल नहीं रहा, फ्रिक्शन होता तो ओमेगा भी चेंज हो जाता। क्या कहते हैं भावेश जैन, ठीक है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। खैर मैं एक दूसरा सवाल ले रहा था जिसको मैंने बोला था, हाँ अनिमेश ने जो सवाल पूछा था, ये क्वेश्चन मुझे पसंद आया और मैं ये सबको फॉरवर्ड कर रहा हूं बेटा, आई एम फॉरवर्डिंग दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। उसका जो सवाल है ना, तुम जरा वो पढ़ो। उसका ये सवाल पढ़ो। क्या किसी के दिमाग में ये सवाल आया था क्या वैसे? ऑनेस्टली बोलना। क्वेश्चन देख लो, क्या ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया था? और मैं एक जवाब दे रहा हूं, और एक जवाब देने के साथ साथ एक काम भी दूंगा तुमको मैं। जवाब ये है कि जब बॉडी प्योर रोटेशन करता है, प्योर रोलिंग करता है, सॉरी, जब बॉडी प्योर रोलिंग करती है, मतलब जब बॉडी ट्रांसलेशन मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करती है, जब भी बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है। एंड प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, और उसे खूब डेकोरेट कर लेना, स्टार डेल्टा हैश जो है सब बना लेना। दैट एट द टाइम ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, at the time of rolling without slipping, at the time of rolling without slipping, work done by the friction is zero. Work done by friction is zero. At the time of rolling without slipping, work done by the friction is zero. फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है ना बेटा, जीरो होता है। ये तो इस सवाल का बेटा जवाब हुआ, ठीक है, ये इस सवाल का जवाब हुआ। और मैंने बोला ना एक काम दूंगा मैं, तो काम ये है कि कोई मुझे इसको प्रूफ करके देना कि वर्क डन कैसे जीरो हो गया। सोच के, ये मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, तो मुझे व्हाट्सएप करना कि ये मैं क्यों इसको जीरो कह रहा हूं, ठीक है। और आंसर जीरो बिल्कुल सही है जो उस क्वेश्चन का आंसर है, बट क्यों जीरो है पूरा एक्सप्लेन करके देना मुझे, ठीक है बच्चों। अरे नहीं अभिजीत चौधरी, नहीं अभिजीत चौधरी, ये एक्सप्लेनेशन गलत है बेटा। अभिजीत बेटा, ये जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ये गलत है। ये अच्छी बात है कि तुमने थोड़ा सोचा है, इट इज अप्रिशिएबल, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है बेटा ये, ठीक है। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये बच्चे, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, ये हर कोशिश की ही बहुत बड़ी बात है। तुम बस एक काम करना है, इसको थोड़ा सा और कोशिश करके आना बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखो, नहीं बेटा करके आना अब इतनी जल्दी। जब मैंने बोला एक काम दिया है तो सोच के आना, मैंने कोई फालतू चीज नहीं दी, इसमें मेहनत लगेगी तुम्हें। और इस सवाल का जवाब बेटा बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलत दे देते हैं, तो इसलिए मैं सोचने के लिए दे रहा हूँ। जस्ट टेक योर टाइम, मुझे आराम से रिप्लाई करना नेक्स्ट टर्न पे, या मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, चलेगा, कोई नहीं। हाँ, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं अब। फ्रिक्शन का रोल हम लोग थोड़ा कर लिया, तो फ्रिक्शन का एक बढ़िया सवाल देता हूं मैं तुम्हें। आ जाओ जरा, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9, पेज 31, एग्जाम्पल 9, पेज 31, एग्जाम्पल 9। इसी क्वेश्चन से मैंने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, और थोड़ा सा ध्यान से करना, तुम निकाल दोगे। सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन थोड़ी कोशिश अच्छी करना इसमें। एग्जाम्पल 9 बेटा,
क्या वीडियो नहीं आ रहा है क्या? किसने लिखा है नो वीडियो? क्यों बच्चों, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को? साक्षी बेटा तुम्हें नहीं आ रहा है क्या वीडियो? हाँ, आ रहा है साक्षी बेटा, चेक करो अपना नेटवर्क। मतलब बाकी तो आ रहा है बेटा, यहाँ मेरे यहाँ भी आ रहा है, मैं भी ऑनलाइन ही देख रहा हूँ। कोशिश करो, एक क्वेश्चन ठीक ठाक सवाल है वैसे ये, और निकाल सकते हो तुम लोग। कुछ लोगों ने सॉल्व किया है इसको, इनफैक्ट काफी लोगों ने सॉल्व किया, इट इज अप्रिशिएबल। चलो फिर मैं देखता हूं इसको, करता हूं। इनफैक्ट क्वेश्चन में सिचुएशन बिल्कुल मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसा मैंने तुम्हें पढ़ाया था। यहां से शुरू हुआ मोशन और कहता है स्फेरिकल बॉल वेलोसिटी v नॉट दिया गया, तो मैंने तुमसे बोला था फ्रिक्शन लगेगा एंड वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी कैलकुलेट टाइम आफ्टर व्हिच बिगिंस टू रोल, और कुछ समय बाद मैंने बोला था कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू कर देगा। तो देखो पहले तो मैं सीधे सीधे यही लिख दे रहा हूं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पहली इक्वेशन तो मैं सीधे सीधे यहीं से लिख दूंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वेशन, ठीक है। और यहां पे देखो जरा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा और फ्रिक्शन होगा कितना, म्यू एम जी, जिसकी वजह से एक रिटार्डेशन आएगा और एक अल्फा आएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी पीछे की तरफ, म्यू जी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू जी, ठीक है। और दूसरा टॉर्क देखो, इसके अबाउट फ्रिक्शन टॉर्क देगा, फ्रिक्शन की तो वैल्यू पता है ना अपने को, वो कितना है, एक तो ये हो गया, दूसरा म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू, और क्या कह रहा है, स्फेरिकल बॉल। तो स्फेरिकल बॉल में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेना चाहिए, ये है। सॉलिड बॉल ले लूं मैं, क्या लिया है तुम लोगों ने, क्यों सॉलिड बॉल ले लूं मैं, सॉलिड स्फीयर, क्यों सॉलिड स्फीयर ही लिया ना, तो फिर ठीक है। अल्फा कितना आ जाएगा, 2/5 mr² इंटू अल्फा। ये तुमको ए दे रहा है और यहां से तुमको बेटा क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। अब कहानी सुनना, मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए t समय के बाद ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू कर रहा है। कितने समय के बाद शुरू कर रहा है बेटा,
t सेकेंड्स के बाद ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू कर रहा है। t सेकेंड्स के बाद ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, देखो पहले वेलोसिटी v नॉट थी, अब v हो गई। मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी, ये एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, और अल्फा यहां से लिखोगे तुम, भाई इनिशियली तो ओमेगा था नहीं ना, अल्फा की वजह से ये ओमेगा आएगा विच इज अल्फा टी। और तीसरी कहानी ये तीसरी कहानी है। तुम एक काम करना, सुन लो मेरी बात, ये तो मैंने यूज कर लिया। खैर अल्फा की वैल्यू यहां से निकालना और यहां रखना, इस इक्वेशन से अल्फा निकाल करके यहां रखना, ठीक है। अल्फा आ गया, और उसके बाद देखो ओमेगा की वैल्यू तुमको मिल गई, वो तुम यहां रख देना, v की वैल्यू तुम्हें मिल गई, वो यहां रख देना, तुम्हें t मिल जाएगा। तुमको बेटा क्या मिल जाएगा, t। ये पूरी की पूरी स्टोरी है इसको लेकर के। अब तुम मेरे को ये बताओ, क्या मेरी बात समझ आ गई है, और नहीं समझ आई है तो कहां नहीं समझ आई ये भी बता देना बेटा मेरे को। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है तो दैट्स गुड, और नहीं भी आई है तो कहां नहीं समझ आई ये भी जरूर बता देना बेटा मुझे। बात समझ आ गई बच्चों आप सभी लोगों को? ये क्वेश्चन ठीक ठाक था बेटा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है। चलो तो मैं आई होप ये मुझे जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है आज की पूरी क्लास में, जो कुछ क्वेश्चंस लिए, क्या क्लियर हो गया है तुम लोगों को सारी की सारी चीजें? क्यों बच्चों, मैंने फ्रिक्शन के रूल पे ही डिस्कशन चल रहा है अभी तक। आप देखो फ्रिक्शन और एनर्जी का ही यूज किया, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को हमने यूज किया, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मार्क कर लो भाई, जरा कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मार्क कर लो। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट कर लेना। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में आ जाओ भाई। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में उसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 9, 10, 11, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में आ जाओ पेज नंबर 38 में, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क करो बेटा, मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, इतना ही कर लेना, ठीक है। अच्छा कल तुम्हारी क्लास है, ठीक है, तो एक काम करना ना बच्चों, ये क्वेश्चन कल तक कर लोगे क्या? मुझे पता नहीं कितने बजे क्लास है तुम्हारी,
क्या कर लोगे ये बताओ, हाँ या ना? ज्यादा सवाल दिए नहीं मैंने वैसे, कर लोगे पक्का? मतलब ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, 7 बजे तक तो क्लास ही तुम्हारी, उसके बाद फिर कर लो, मतलब 1 घंटा अगर तुमने दे दिया है अब तो हो जाएगा। अरे हर्षित बेटा मेहनत करो, फिर कैसे तुम जेई क्वालिफाई करोगे इस तरीके से? इस तरीके से क्वालिफाई करोगे? सुनने में अच्छा लगता है ना कि आईटी पहुंच जाओगे, तो हाउ इट इज पॉसिबल लाइक दिस वे है? जज्बा दिखाओ बच्चे। जेई बड़ा अच्छा लगता है व्हेन गेट अ फोटोग्राफ इन न्यूज़पेपर कि इतने बच्चों का हो गया। उस दिन आपको बताया था मैंने भी that 39 or 40 students have taken admission in somewhere in IITs through पाठशाला। बेटा उनके पीछे कितनी मेहनत होती है उसका तुम आइडिया नहीं लगा सकते, और वो एक डेस्परेशन होना चाहिए। आई होप डेस्परेशन बहुत अच्छे से समझते हो, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेस्परेशन। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और वो करके दिखाना होता है यार। देखो मैं जानता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा है, आपको मैं बताऊं पूरे 11th 12th मिला करके सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक है। 12th को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स जितनी तुम 11th 12th में पढ़ोगे ना उनमें से सबसे मुश्किल चैप्टर है। लेकिन है तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मतलब अपनी हिसाब से मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। मोटिव ये है कि तुम इस सेक्शन को सीखो और वो थोड़ा डेस्परेशन दिखाओ बेटा। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ वैसे। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा कोई बहुत नहीं, बट स्टूडेंट करते हैं बेटा। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को दिए, मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ जस्ट एक एग्जांपल कि उसमें मेरे ख्याल से, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कुछ साल पहले की बात है, 2015 में एक बैच था, मैं पढ़ा रहा था। ऐसा नहीं कि हर साल बच्चे अच्छे मिलते, मैं उस पर्टिकुलर उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। जैसे 12th के वो खत्म हो जाते हैं ना, कोर्स लगभग मैं खत्म कर चुका था 12th का, ऑलमोस्ट कोर्स में ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, जस्ट 2015 में जिन्होंने जेई दिया होगा, तो वो मैं कुछ बात कर रहा हूँ 14 एंड या कुछ ऐसे, तो जस्ट मैंने कोर्स खत्म कर दिया था और रिवीजन चल रहा था। तो जनरली हम क्या करते हैं कि 12th में जो भी कोर्स होता है वो नवंबर तक या मिड ऑफ द अक्टूबर तक खत्म हो जाता है या एंड ऑफ द अक्टूबर तक खत्म हो जाता है। फिर हम 11th का रिवीजन करते हैं। तो 11th का रिवीजन जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये रोटेशन, इन सब के भी रिवीजन करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं तुम्हें 12th में। तो मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा था। तो मैंने स्टूडेंट्स को क्या किया, 2 रिवीजन बुकलेट प्रिपेयर की थी, एक 11th की एक 12th की। तो क्योंकि 11th का रिवीजन तो हम कर रहे थे, 12th का कोर्स खत्म किया तो 11th का रिवीजन कर रहे थे, तो मैंने उनको एक वो जो 12th की, पहले मैंने 12th वाली दे दी रिवीजन बुकलेट, क्योंकि 12th का तो चैप्टर उन्होंने अभी भी पढ़ा था 12th वालों ने, 5-6 महीने में पूरा कोर्स खत्म किया था, तो वो उनको याद था। तो मैंने उनको बुकलेट दे दी, मैंने कहा ठीक है आप इसको करना, वी विल डिस्कस। और ऑनेस्टली आई टेल यू बेटा, उस समय 12th वालों की इतनी क्लासेस होती है ना, मतलब उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। अभी जो 12th वाले ना, किसी से पूछ लेना, अभी जो कोई तुम्हारे कोई जान पहचान का 12th वाला हो ना, कल उससे तुम पूछ लेना कि आजकल कितने घंटे क्लास होती है तुम्हारी पाठशाला में, तो वो बेचारा अपना पेन बता देगा तुम्हें कि कितने घंटे क्लास होती है। बेचारे सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हैं आजकल तो उनकी उसमें भी बहुत क्लास होती थी, क्योंकि सिलेबस बचा हुआ था किसी सब्जेक्ट का, और 11 सर भी क्लासेस ले रहे थे काफ़ी, फिजिक्स का हो गया था लगभग। और यू वोंट बिलीव, मतलब उस रिवीजन बुकलेट में 350 या 380 क्वेश्चंस थे। और बेटा कोई ऐसा नहीं है कि सारे आसान हो, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे। और देयर वर 3 स्टूडेंट, ये 3 या 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे चौथे दिन आगे बोला सर वी हैव फिनिश्ड, जस्ट 4th डे। मतलब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जज्बा देखो बेटा, 350 से 360 क्वेश्चन और 4 दिन के अंदर खत्म कर देना, वो भी तब जब उनको स्कूल भी जाना होता था। सुन लो, जब उनको स्कूल भी जाना होता था, पाठशाला में भी वो पैक्ड थे, मतलब ये हालत थी बच्चों की कि रात के वो 4 बजे आते थे और रात के 9 बजे तक यहीं पढ़ते थे। 4 to 9 क्लासेस कंटिन्यूअस चल रही थी, ऐसा एक भी दिन नहीं था जिसमें क्लास न चल रही हो। एंड स्टिल मुझे आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने कैसे सॉल्व कर दिया होगा। और उनमें से ऐसा कोई नहीं कि वो बेवकूफ बना रहा हो मेरे को, ऑल ऑफ देम वर सीरियस, सबके सब आईटी ग्रेजुएट हुए हैं और मोस्ट ऑफ देम अच्छी जॉब्स में, मोस्ट ऑफ देम अभी लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया उन लोगों ने अपना इंजीनियरिंग,
सबने, वो 4 या 5 स्टूडेंट जिनकी मैं बात करूँ सब आईटी ग्रेजुएट है, सबने अच्छी जॉब्स मिली, तो तुम वो डेस्परेशन देखो, लाइक द वे दे हैव डन। मतलब ये एग्जाम्पल कितने साल पुराना, 5-1 साल पुराना एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और कैन यू बिलीव दैट। और ये जज्बा होता है, और वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उनका कैसे कर लिया तुमने, मेरा पहला सवाल ही था कैसे कर लिया। और ऐसे एक नहीं बेटा, कई सारे एग्जाम्पल है कि मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि मैंने उन्हें 10 डीपीपी दी लास्ट में कि ठीक है हम 5 दिन बाद 5 दिन में कर लेना, और पता चला 10 डीपीपी दी, कोई बच्चा आके अगले दिन ही पूछा नहीं सर मैंने तो 10 के 10 निपटा दिए, और दे दो मेरे को, आगे करूंगा मैं। ये डेस्परेशन होता है बेटा कि वी हैव टू डू दैट। तो वो जज्बा दिखाओ। और जेई में ऐसा कोई बहुत भारी चीज नहीं है, जेई बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है और फर्क पड़ता है जब आप इतने डेस्परेटली कोई भी चीज कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली यू विल गेट सक्सीड। ओके चलो मिलते हैं फिर। यार बच्चे इतना तो मेरे को भी नहीं याद है कि मैंने कौन कौन से होमवर्क दे दिए, ठीक है बच्चे, डोंट वरी। तो किसी से पूछ लेना, कोई बेटा किसी से पूछ लेना, ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं याद है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल। अब होमवर्क जितना कर लोगे उतना डिस्कशन हो जाएगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन एचसीवी से कराए जाएंगे तुम्हें, ठीक है। कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से कुछ अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रोटेशन का बहुत अच्छा है, मतलब रोटेशन जो पार्ट है ना कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वो बहुत बढ़िया है, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं एचसीवी से लूंगा, डोंट वरी। आज की क्लास में भी मैंने लिए थे काफी सारे, और आगे भी मैं लूंगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास, प्रैक्टिस क्लास है, थोड़ा रिवीजन जरूर करते रहना जिससे कि हम आगे की क्लासेस में और अच्छे से इसको डील कर सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन पे।